नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं ज़ेनिथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और साथियों, जैसा कि हमारा कुछ एक्ट पढ़ने की यहाँ सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को कंप्लीट किया था। इसी सीरीज में अगला जो एक्ट आज हम आपके लिए लाए हैं, दैट इज बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। आप मेरे पीछे फ्रेम में पिक्चर देख पा रहे होंगे, जिसमें आप समझ पा रहे हैं कुछ जैसा लिखा है कि अब बस, बहुत हुआ, अब आप कितने दिन और हरास करेंगे। ये हरासमेंट आखिर कब तक चलेगी? कहीं ना कहीं तो इसका कोई ना कोई तो इसे रोकने वाला होना चाहिए। सरकार ने सुनी ये बात और सरकार ने इसको लेकर एक एक्ट बनाया। लेकिन फिर आम जनमानस के दिमाग में वही सवाल आता है कि क्या केवल एक्ट बनाने से या फिर क्या केवल सरकारी तंत्र के सक्रिय होने से समाज में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुक सकते हैं? देखिए, रुक तो नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंकुश उस पर लगाया जा सकता है। हम यूं कह सकते हैं एक स्पीड ब्रेकर बनाया जा सकता है। तो ऐसा ही एक स्पीड ब्रेकर हमारी गवर्नमेंट ने बनाया, और जो महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे वायलेंस हो रहा था। देखिए, हमने वायलेंस की बात की थी डोमेस्टिक वायलेंस की सीरीज में, कि महिलाओं के साथ कैसे घरेलू हिंसा होती है, और तब वहां हमने एक एग्रीव्ड पर्सन की बात की थी कि एग्रीव्ड पर्सन कौन होता है, जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना चाहिए। तो वहां दिमाग में एक क्वेश्चन हमारे आया था कि क्या हो अगर कोई व्यक्ति डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं हो, कोई महिला डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं हो और उसके ऊपर कोई वायलेंस हो रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे एग्रीव्ड पर्सन में तो कैटेगराइज कर नहीं रहे। फिर इसे जस्टिस कहाँ मिलेगा, इसे न्याय कौन देगा? इसी का आंसर है हमारा साथियों ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, या फिर मैं यूं कहूं वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ जो यौन अपराध किए जाते हैं, हैरेसमेंट उन्हें किया जाता है, उसको लेकर हमारी सरकार ने एक एक्ट हमें यहां पर दिया है। ये एक्ट भी साथियों बाकी एक्ट की तरह है। इसमें भी हमें कुछ चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, कुछ सेक्शंस देखने को मिलेंगे, कुछ परिभाषाएं यहां भी देखने को मिलेंगी। कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, और जो इम्पोर्टेंट हैं उनके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं उनको हम नहीं देखेंगे, इम्पोर्टेंट सेक्शंस को लेते हुए हम चलेंगे। और फिर मैं एक बार यहाँ रिपीट कर दूँ आपको एक बात, कि चूंकि हम एक्ट पढ़ रहे हैं, ये जो हमारी पूरी सीरीज है ये एक्ट से रिलेटेड है, और एक्ट में हम अपने हिसाब से कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते हैं। यही रीज़न है कि हमें अक्षर सह एक एक शब्द, एक एक पंक्ति समझते हुए चलना होगा। बहरहाल चिंता का विषय नहीं है, एक एक शब्द को और एक एक पंक्ति को बहुत ही इजी वे में समझने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारा द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये एक्ट क्या है, कब पास हुआ, कब इसे इन्फोर्सेबल किया गया, कितने इसमें चैप्टर्स हैं, कौन से सेक्शंस हैं, सब पे डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस एक्ट के नाम से हम शुरू कर लेते हैं कि इस एक्ट का नाम आखिर क्या है। एक्ट के नाम के बारे में मैं बात करूं, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। जाहिर सी बात है साथियों, 2013 हमें यहां नजर आ रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है वो 2013 में पास किया गया था, जैसा कि हम अभी तक हमारे बाकी एक्ट के साथ देखते हुए आए हैं। ये इस एक्ट का पूरा नाम है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। चलिए अब इस एक्ट की थोड़ी सी हम हिस्ट्री पे चलते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी एक्ट हम तब तक अच्छे से ठीक से नहीं समझ सकते जब तक हमें उस एक्ट का थोड़ा बैकग्राउंड नहीं पता हो। कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या है। इस एक्ट को समझने से पहले हमें सबसे पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट को समझना पड़ेगा, यौन शोषण को हमें समझना पड़ेगा, और वो भी कहां पे, वर्क प्लेस पे।
साथियों, महिलाएं हैं, विमेन हैं, वो कहीं ना कहीं काम करने जा रही हैं, किसी नौकरी में है, सरकारी विभाग में हो सकती हैं, कहीं प्राइवेट जॉब कर रही होंगी, या फिर कहीं ना कहीं किसी भी घर में एक नौकरानी का भी काम कर सकती हैं। अब इन तीनों ही परिस्थितियों में जब एक महिला काम कर रही है तो उसे कई चुनौतियों का सामना यहां करना पड़ता है। कई बार उस महिला के साथ बहुत सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उनके जो एम्प्लॉयर होते हैं, या फिर केवल एम्प्लॉयर की यहां बात नहीं है, उनके जो को वर्कर्स होते हैं वो भी कई बार ऐसी हरकत करते हैं। इससे महिला को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, और सिचुएशंस इतनी वर्स्ट हो जाती हैं कि उस विमेन को अपना जॉब क्विट भी करना पड़ जाता है। और जब महिला अपना जॉब क्विट करती है तो बहुत सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना उसे करना पड़ता है। तो ये एक साइकिल बनती जाती है जो कि आगे उस महिला को कहीं बहुत गहराई में एक अंधेरे कुएं में धकेल देती है। और साथियों, ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है ये अपने आप में न केवल एक क्राइम है, बल्कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से महिला के काफी अधिकार भी छीने जाते हैं। उन अधिकारों के बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स में हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी भी वर्क प्लेस पे ऐसा कोई भी हैरेसमेंट होता है तो ये डायरेक्ट अटैक है उन अधिकारों के ऊपर। चलिए बहुत ही एक एक करके और गहराई से इन अधिकारों को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या अधिकार हैं और क्या इस एक्ट का जो है बैकग्राउंड है। बेसिकली फ्रेंड्स देखिए, एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। बहुत सिंपल सी बात है। इस एक्ट को क्यों पास किया गया? इस एक्ट को इस वजह से पास किया गया ताकि कामकाजी महिलाओं के ऊपर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उससे उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। Whereas sexual harassment result in violation of, देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है आपके लिए समझने की। मैंने अभी बात की थी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से महिलाओं के कुछ अधिकारों को भी छीन लिया जाता है। डायरेक्ट नहीं छीना जाता, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो एक्ट है, वो हैरेसमेंट है, वो महिलाओं के इन अधिकारों के ऊपर एक इम्पैक्ट डालते हैं। कौन से अधिकार हैं, चलिए बात करते हैं। Whereas sexual harassment result in violation, भाई वॉयलेशन करते हैं ये, अर्थात उन अधिकारों को छीन लेते हैं। वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करते हैं। देखिए, छोटे मोटी चीजों का भी वॉयलेशन नहीं करते, सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स का यहां वॉयलेशन देखने को मिलेगा। टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14। देखिए, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 है, और इस आर्टिकल 14 को लेकर एक मूवी भी बनी थी। आर्टिकल 14 हमें इक्वलिटी का अधिकार देता है, एक फंडामेंटल राइट देता है इक्वलिटी का। अब सोचिए, अगर किसी वर्क प्लेस पे किसी महिला के ऊपर हरेसमेंट हो रहा है तो ये अधिकार कहीं ना कहीं उसका वॉयलेट हो रहा है, आप इस वॉयलेशन कर रहे हैं आप इस अधिकार का। इट मीन्स, देखिए ये एक्ट जो है ये कैसे लिंक्ड है इन आर्टिकल्स के साथ। आर्टिकल 14 का तो आप कर ही रहे हो, आर्टिकल 15 का भी आप कर रहे हो, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हर राइट टू लाइफ, उसके जीवन का अधिकार, टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान का, उसके तहत हमें जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, और न केवल जीवन जीने का अधिकार हमें प्राप्त है, डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में यदि किसी विमेन को हरास किया जाता है, हरेसमेंट उसके साथ होती है, और कई बार हरेसमेंट में उसकी जान भी जा सकती है महिला की, तो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन यहां कहीं ना कहीं हमें नजर आता है, राइट टू लिव का, और वो भी डिग्निटी के साथ रहने का। तो बेसिकली ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन है इस एक्ट के साथ। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है वर्क प्लेस पे तो आर्टिकल 14 और 15 का वॉयलेशन तो होता ही होता है, आर्टिकल 14 एंड 15, साथ ही साथ आर्टिकल 21 का भी यहां वॉयलेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे एक बार नोट डाउन करें, फिर हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। चलिए, उम्मीद है ये आपने देख लिया होगा। आगे बात करते हैं।
Whereas the protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universal recognized human rights. समझिए साथियों, 25 जून 1993 को, 25th of June 1993 को एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसको पहले पूरा समझते हैं। देखो, ऐसा कहा गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा क्या गया है, हमें मान के चलना ही इसको, एंड द राइट टू वर्क विद डिग्निटी आर यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स बाय इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। इंटरनेशनल लेवल पे, अगर ये लाइन आपको नहीं समझ में आती तो इसको कुछ यूं समझिए कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, बहुत मीटिंग्स हुई हैं, और यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया गया है कि महिलाओं को न केवल स्वतंत्रता होनी चाहिए काम करने की, बल्कि वो जहां काम कर रही हैं वहां पे उन्हें पूरी रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, डिग्निटी के साथ उन्हें काम वहां करने देना चाहिए। आप अगर हैरेसमेंट करेंगे तो महिला डिग्निटी के साथ काम नहीं कर पाएगी, और इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है इंटरनेशनल जितने भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं वहां पे। और इसी को हमारी गवर्नमेंट ने 25 ऑफ जून 1993 को, देखिए एक्ट 2013 में आया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने 25 ऑफ जून 1993 को ही इसे रिकॉग्नाइज कर लिया था कि भाई बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक विमेन को रिस्पेक्ट देनी ही है और वर्क प्लेस पर तो देनी ही देनी है। तो 25 ऑफ जून 1993 को हमने भी इसे रिकॉग्नाइज किया था। चलिए अब आगे बात करते हैं, इस बिल को कब कहां पेश किया गया, कहां से ये बिल पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर कब हुए इस बिल पे, और साथ ही साथ इस बिल को इन्फोर्सेबल कब किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी बात है, बिल जिस दिन पास किया जाता है या जिस दिन प्रेसिडेंट के एसेंट उसे मिलते हैं उस दिन उस बिल को एक्ट कह दिया जाता है। लेकिन एक एक्ट के बनने में और उस एक्ट को नेशन वाइड लागू होने में बीच में समय लग सकता है, और ये कई एक्ट में हम जो आगे आने वाले, जैसे हमारा पोक्सो एक्ट है, उसमें भी हम इस चीज़ को देखेंगे कि कब ये एक्ट पास हुए थे और कब प्रेसिडेंट का एसेंट हमें मिला था और किस दिन ये फिर नेशन वाइड लागू हो गए थे। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे इन एक्ट के साथ हुआ। लोकसभा में सबसे पहले पेश किया गया बिल को, और फ्रेंड्स हमारी लोकसभा जो है उसने 3 ऑफ सितंबर 2012 पे इस बिल को पास कर दिया था। नोट डाउन करें इस बात को, लोकसभा ने 3 ऑफ सितंबर मतलब 3 सितंबर 2012 को, एक्ट बना 13 में, 3 सितंबर 2012 को हमारी लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया था। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो 26 फरवरी 2013 को, लगभग 5 महीने बाद ही राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया। अब जैसा कि आप समझते हैं कि कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होते ही एक्ट नहीं बनता, सबसे पहले वो कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाता है। तो चलिए अब इसे प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए ले चलते हैं। उससे पहले आप ये दो चीजें नोट करें, 2012 में 3 ऑफ सितंबर 2012 हमारा लोकसभा में, एंड देन 26 ऑफ फरवरी 2013 इन द राज्यसभा। चलिए होप सो आपने इसे नोट डाउन किया होगा। लेट्स मूव टू द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के एसेंट के ऊपर बात करते हैं, उन्होंने कब अपना एसेंट दिया। The bill got the assent of the president on 23rd of April 2013। देखिए 26 फरवरी 2013 को राज्यसभा में बिल को पास कर दिया गया था। उसके बाद इस बिल को लाया गया राष्ट्रपति महोदय के पास, और प्रेसिडेंट ने 23 अप्रैल 2013 को इस बिल को अपना एसेंट दिया। इट मीन्स 23rd अप्रैल ऑफ 2013 विल बी द डेट जब इस बिल को हम एक्ट मान सकते हैं। लेकिन जैसा हर एक्ट के साथ होता है, अभी इस एक्ट को हमने नेशन वाइड लागू नहीं किया है, तो कब करेंगे ये भी देख लीजिए। 9 दिसंबर 2013 से, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेट फॉर ऑल ऑफ यू, 9th ऑफ दिसंबर
2013 से 9 दिसंबर 2013 से इस बिल को पूरे देश पर लागू कर दिया गया है। बहरहाल आपको यहाँ दो चीज़ें याद रखनी हैं। प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला? 23 अप्रैल 2013। और बिल नेशन वाइड लागू कब हुआ? दैट इज 9 दिसंबर 2013। ये कुछ बेसिक बातें हैं साथियों इस बिल के बारे में, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, कुछ बेसिक नॉलेज है इस बिल के बारे में। बिल कैसे बना, क्या इसका बैकग्राउंड था, कब पास किया गया था, लोकसभा में कब पेश हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला, और एंड ऑफ द डे बिल को नेशन वाइड लागू कब कर दिया गया। इतनी चीज़ें हमारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम अब इस एक्ट की ओर बढ़ते हैं। इस एक्ट में आपको बाकी एक्ट की तरह कुछ चैप्टर देखने को मिलेंगे, कुछ सेक्शंस देखने को मिलेंगे, और हर चैप्टर और हर सेक्शन एज आई सेड इम्पॉर्टेंट नहीं रहने वाला। जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उनके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, ठीक वैसे ही कुछ डेफिनेशंस हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक सेक्शन और एक एक चैप्टर से शुरुआत करते हैं आपके इस एक्ट की। बेसिक नॉलेज आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। देखिए, सबसे पहला चैप्टर 1, जो कि सबसे इजी और यूं कहें सबसे छोटा चैप्टर किसी भी एक्ट का हो सकता है। और बेसिकली चैप्टर 1 में जो सेक्शन 1 है, द सेक्शन 1 ऑफ द चैप्टर 1 इंक्लूड्स 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है और कमेंसमेंट है। बहुत सिंपल सी बात है। शॉर्ट टाइटल मीन्स इस एक्ट का नाम क्या है। इस एक्ट का चैप्टर 1 हम देख रहे हैं। और देखिए, जब भी आप कोई नया बुक लिखते हैं या फिर कोई भी एक्ट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं उसके बारे में। इन द सेम सेंस इस एक्ट का सेक्शन 1 में चैप्टर 1 में नाम दे रखा है। नाम के बाद अगर हम आगे चलें तो एक्सटेंट दे रखा है, मतलब ये विस्तार कहाँ तक है, फैला हुआ कहाँ तक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये पूरे भारतवर्ष में आज के दिन फैला हुआ है। और साथियों, हम एक चीज़ हमेशा देखते आए हैं, जब भी हम किसी एक्ट के बारे में बात करते आए हैं, तो एक घिसी-पिटी लाइन हम बहुत बार रिपीट करते हैं, दैट दिस एक्ट इज इन्फोर्सेबल इन होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये लाइनें, ये पंक्तियां पुरानी हो चुकी हैं, अभी हमें ये नहीं रिपीट करनी है। हम सीधा इस मुद्दे पर पहुंच सकते हैं कि पूरे भारत में फैला हुआ है। देखिए, सबसे पहले इस एक्ट का नाम देख लेते हैं। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट 2013। उसके बाद बात करते हैं, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में फैला हुआ है। और ये कब इन्फोर्स होगा? जिस दिन हमारी गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजेट में ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन दे देगी कि भाई आज के बाद से एक्ट लागू है, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि कब लागू हुआ था। सेक्शन 2 इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। चैप्टर 1 का जो सेक्शन 1 है, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इसमें बहुत 3 चीजें छोटी छोटी दे रखी हैं। द नेम ऑफ द एक्ट, इनएक्टमेंट ऑफ द एक्ट, और कब इसको हम देखिए कब लागू इसको किया गया था देश में। बहुत सिंपल सी 3 चीजें। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है, और हमारी इस एक्ट की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। सेक्शन 2 ऑफ चैप्टर 1, ध्यान से एक एक डेफिनेशन हमें समझनी है। वी हैव नॉट कवर्ड ऑल द डेफिनेशंस हियर, बट जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हमें कवर की है। एक एक डेफिनेशन को हम अब यहाँ समझते हुए चलते हैं। Section 2 tells about the definitions, and the first definition is about aggrieved women, पीड़ित महिला। देखिए, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रहे थे, तब हमने एग्रीव्ड विमेन की डेफिनेशन पढ़ी थी, और वहाँ हमने एक छोटी सी बात ये डिस्कस की थी कि डेफिनेशंस जो होती हैं, परिभाषाएं जो होती हैं, वो हर एक्ट के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। ऐसा नहीं कर सकते हम कि हमने डोमेस्टिक वायलेंस में तो कि एग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन ये पढ़ी है, अब आप चेंज करवा रहे हैं, तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं है। ये तो एक्ट में जैसी डेफिनेशन होगी हमें उसी अकॉर्डिंग समझनी पड़ेगी। और सबसे पहली डेफिनेशन हमारी एग्रीव्ड वुमेन की आती है, और यहाँ एग्रीव्ड वुमेन से बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है एग्रीव्ड वुमेन की, इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस।
किसी भी वर्क प्लेस के रिलेशन में अ विमेन, कोई महिला ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र की हो सकती है। सिंपल सा फैक्ट है, हम महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों को पढ़ रहे हैं, तो महिला तो होगी ही होगी एग्रीव्ड पर्सन में। डेफिनेशन में ही देख लीजिए आप, एग्रीव्ड विमेन का नाम दिया गया है, एग्रीव्ड पर्सन का नाम नहीं दिया गया। कोई भी महिला जो किसी भी उम्र की हो, एज से कोई यहां लेना देना नहीं है, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट। अब ये कैसा सवाल है, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, चाहे वो आपके यहां काम कर रही हो या नहीं करती हो सकता है आपके प्रेमाइसेस में आई हो कुछ काम से, हो सकता है किसी मीटिंग से आई हो सकता है किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की हो, आपके साथ कोई मीटिंग लेने आई हो। तो किसी भी महिला को हम इंक्लूड करेंगे जो कि वर्क प्लेस से रिलेटेड है, और वो किसी भी एज की हो सकती है। हमें यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है, who alleged to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent। जिस महिला ने किसी भी व्यक्ति के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, उस महिला को हम यहां एग्रीव्ड विमेन के नाम से जानते हैं। देखिए, एग्रीव्ड विमेन की डेफिनेशन यहां कंप्लीट नहीं होती कि आपके वर्क प्लेस पे हो। कई बार हमारे दिमाग में ये चीज आ सकती है कि एग्रीव्ड विमेन इस एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीव्ड विमेन तो केवल वही होगी जो हमारे प्रमाइसेस पे, हमारे वर्क प्लेसेस पे काम करती हो या किसी काम से आई हो। आधी डेफिनेशन है ये। इसको कंप्लीट करते हैं तो जो सेकंड पोर्शन यहाँ हमें ये बताता है कि हर उस महिला को भी हम यहाँ एग्रीव्ड विमेन की कैटेगरी में डालेंगे जो हो सकता है आपके ऑफिस में काम नहीं करती हो, आपके घर पे काम करती हो, एज ए सर्वेंट आपके यहाँ काम करती हो, आपके यहाँ किसी नौकरानी की तरह वो काम करती हो, आपने किसी भी रीजन से रखा हो। अगर उस महिला के साथ भी आप वायलेंस करते हैं और वो महिला, वो विमेन आके कंप्लेंट करती है, तो शी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीव्ड विमेन। चलिए, ये डेफिनेशन हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए साथियों, अभी हमने बात की थी घरेलू नौकरानी के विषय में। आपके घर पे कोई महिला है जो नौकरी करने आई है, आपने नौकरी पे रखा है खाना बनाने के लिए या झाड़ू पोछे के लिए, किसी भी रीजन से आपने रखा होगा। यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या आपके घर पे काम करने वाली महिला जिसके ऊपर आपने सेक्सुअली कोई हैरेसमेंट किया है, वो कंप्लेंट अगर करती है तो वो एग्रीव्ड विमेन की कैटेगरी में तो इंक्लूड होती है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो आपके यहाँ एज अ वर्कर काम नहीं करती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, अगर उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो क्या हम उन्हें भी यहाँ पे एग्रीव्ड विमेन की कैटेगरी में डालेंगे? तो यहाँ आंसर आता है नहीं, हम उन्हें एग्रीव्ड विमेन की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। रीजन इसका ये है कि ऐसी महिलाएं जो आपके साथ रिलेशन में हैं, पारिवारिक संबंध है, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एग्रीव्ड विमेन में कवर की जाएंगी। याद कीजिए, जब हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देखा था तब हमने 5 कैटेगरीज देखी थी डोमेस्टिक रिलेशन की। तो यहां भी हमें वही चीज समझनी है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के परिवार के किसी भी मेंबर को हम यहां पर शामिल नहीं करने वाले हैं। A woman who is employed to the household work in any household or for remuneration whether in cash, चाहे वो कैश में रेम्यूनरेशन ले रही हो, चाहे वो काइंड में रेम्यूनरेशन ले रही हो। आपने बोला कुछ खाना वाना बना दीजिए, झाड़ू पोछा आप कर दीजिए, हम आपको बदले में गेहूं दे देंगे, कुछ आटा दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, वो रेम्यूनरेशन कर रही हो। तो डायरेक्टली या थ्रू किसी एजेंसी के थ्रू आई हो, चाहे टेम्परेरी हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे पार्ट टाइम हो, कैसी भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ काम करती है, करती थी बिल्कुल, आपने हैरेसमेंट किया, चलो उसको एग्रीव्ड वुमेन की कैटेगरी में डाल देते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन करें, देन वी शैल मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। चलिए फ्रेंड्स, अब अगली डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट एम्प्लॉय और कर्मचारी। और बहुत लॉजिकल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। हम उस एक्ट को पढ़ रहे हैं जहां पे वर्क प्लेस वर्ड यूज हो रहा है।
सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें एम्प्लॉय के बारे में भी समझ में आना चाहिए कि एम्प्लॉय कौन होता है हमारा। ज़्यादा डिटेल में एम्प्लॉय के बारे में नहीं चलेंगे, ज़्यादा डिटेल हम इसके बारे में पढ़े तो भी कोई विशेष कोई परिवर्तन नहीं आ जाने वाला। एम्प्लॉय के बारे में हमें केवल इतना समझना है, कर्मचारी के बारे में हमें केवल इतना समझना है कि एक ऐसा व्यक्ति, ध्यान दीजिए कि इस बार मैं महिला और पुरुष दोनों का नाम यूज ले रहा हूँ बिकॉज आगे ये रेफरेंस में हमें काम आने वाला है। एम्प्लॉय मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो आपके यहाँ पर काम करता हो, चाहे डायरेक्ट काम करता हो चाहे इनडायरेक्टली काम करता हो, चाहे डायरेक्टली आपने उसे रखा हो चाहे वो किसी एजेंसी के थ्रू आया हो, चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, चाहे किसी टेंडर पे हो चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट पे हो, कैसे भी हो, यदि कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम करता है तो दैट पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट। तो एम्प्लॉय के डेफिनेशन में जाहिर सी बात है जिस महिला के ऊपर ये शोषण हुआ है वो अपने आप में यहाँ पर इंक्लूडेड हो जाएगी। एम्प्लॉय के बाद आता है फ्रेंड्स अपना अगला, दैट इज योर एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर भी बहुत सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयर में भी ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, डिटेल में नहीं उतरना। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको नौकरी पे रखता हो, और अगर इसको मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो आपका बॉस हो सकता है। आपके बॉस को हम यहाँ पर एम्प्लॉयर कहेंगे, चाहे उसने डायरेक्टली आपको रखा हो चाहे इनडायरेक्टली रखा हो, चाहे आपको फुल टाइम के लिए रिक्रूट किया हो चाहे आपको पार्ट टाइम के लिए रिक्रूट किया हो, चाहे आप उसके वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, वो आपका एम्प्लॉयर कहलाएगा। एम्प्लॉयर में भी दो सिचुएशंस बन सकती हैं। पहली बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो गया। इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो प्राइवेट एम्प्लॉयर हो जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, इन दोनों का क्या लेना देना हमें यहाँ लेना देना है, बहुत बड़ा लेना देना है। हैरेसमेंट कौन करेगा, या तो एम्प्लॉयर करेगा, बॉस करेगा, या कोवर्कर्स जो बाकी एम्प्लॉय हैं वो करेंगे। अब हैरेसमेंट तो हो गया, कंपनसेशन करो। कंपनसेशन कौन करेगा, या तो जिसने किया है हैरेसमेंट वो करेगा, और किन्हीं रीजन से वो व्यक्ति कंपनसेशन नहीं कर रहा तो जो एम्प्लॉयर है वो करेगा। कैसे करेगा वो बाद की बात है, उसको समझेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने प्रमाइसेस को, उसका जो ऑफिस है उसको ऐसा रखे कि वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी कोई चीज़ें हो ही ना। इसी वजह से एम्प्लॉयर यहाँ पे हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आप एक बार इसे नोट डाउन करें, द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर। अब बात करते हैं अगली डेफिनेशन की, दैट इज योर रिस्पोंडेंट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, रिस्पोंडेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रिस्पोंडेंट था, सेम वही व्यक्ति तो नहीं, मतलब सेम वही कैटेगरी वाला पर्सन जिसने किसी महिला के ऊपर सेक्सुअली हरसमेंट किया है, या फिर सेक्शन 9 के तहत उस व्यक्ति के अगेंस्ट में उस महिला ने कोई कंप्लेंट की है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई महिला ऑफिस में से उठकर आती है और बोलती है साहब इस व्यक्ति ने मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है और मैं कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहती हूँ उस पर्सन के अगेंस्ट में, तो इस सिचुएशन में जो पर्सन होगा, मिस्टर ए जो होगा, उसे हम रिस्पोंडेंट की कैटेगरी में डालेंगे। और ये कंप्लेंट जो होगी वो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग होगी। ध्यान रखिएगा, कंप्लेंट यहाँ पर जो करेगी, जो एग्रीव्ड विमेन कंप्लेंट करेगी, या फिर एक चीज और मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ, कंप्लेंट हमेशा एग्रीव्ड विमेन करे ऐसा जरूरी नहीं है। एग्रीव्ड विमेन के बिहाफ पर कोई और व्यक्ति भी कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन ये कंप्लेंट हमेशा सेक्शन 9 के तहत रजिस्टर्ड होगी। तो इस कंप्लेंट में जिस भी पर्सन का नाम दे रखा है अगेंस्ट में, उसे हमें रिस्पोंडेंट मानते हुए चलना है। बहुत सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन है। बात आ जाती है साथियों हमारे सेक्सुअल हैरेसमेंट की, जो हमारे इस पूरे एक्ट का कोर है, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा एक्ट घूमता है कि आखिर आपने हमें एग्रीव्ड विमेन बता दिया जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, आपने हमें एम्प्लॉयर बता दिया, एम्प्लॉय की हमने बात कर ली, हम रिस्पोंडेंट तक पहुंच गए, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता साहब कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता क्या क्या है। चलिए एक एक करके उन पॉइंट्स को समझते हैं कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट में। देखिए, इंक्लूड्स एनी वन और मोर, एक एक वर्ड को यहां पकड़ते हुए चले। इंक्लूड्स एनी वन, या तो इनमें से कोई भी एक, या फिर बहुत ज्यादा, मोर मतलब सारे एक साथ, ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट ऑफ द बिहेवियर।
निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अवांछित कार्य यदि कोई करता है, या तो एक कार्य या फिर ज्यादा कार्य कोई व्यक्ति अगर करता है, चाहे वो सीधे हो या फिर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से अगर किया जा रहा है तो फर्क पड़ता है। और इसमें सबसे पहला है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस। और अगर वर्क प्लेस पे आप काम कर रही हैं, कोई महिला काम कर रही है और उसके जो को वर्कर्स हैं या बाकी एम्प्लॉयज हैं या फिर उसका जो एम्प्लॉयर है वो किसी तरीके से आपको फिजिकल कांटेक्ट में आपके साथ आना चाहता है, कुछ एडवांस आपसे कुछ मतलब आपसे कुछ फायदा उठाना चाहता है, तो इसे हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। कोई अगर डिमांड करता है आपसे और या फिर रिक्वेस्ट करता है फॉर सेक्सुअल फेवर्स, यौन अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध कोई भी करता है, इंटीमेसी के लिए कोई डिमांड करता है, तो इसे भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, आपको एक देखिए सेक्सुअल रिमार्क अगर कोई पर्सन आपके ऊपर करे, कोई भद्दी टिप्पणी आपके ऊपर करता है जो कि कहीं ना कहीं आपकी डिग्निटी को खराब करती है, तो उसे भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। शोइंग पोर्नोग्राफी, अगर आपको पॉर्न दिखाया जाता है तो उसे भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। जैसा कि हमने डोमेस्टिक वायलेंस देखा था तब भी ये चीजें हमने वहां पे समझी थी। इसके अलावा एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक और गैर मौखिक आचरण। देखिए शारीरिक समझ में आता है, मौखिक क्या और गैर मौखिक क्या। मौखिक मीन्स किसी के ऊपर अगर हम कोई भद्दी टिप्पणी करते हैं, और गैर मौखिक अगर हम कोई भद्दे इशारे करते हैं, कोई अश्लील इशारे किए जाते हैं, तो इन्हें भी साथियों हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। चलिए ये चीज हमें समझ में आती है यहाँ पे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं वर्क प्लेस के बारे में। हमारे एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट तो हमें समझ में आ गया क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। वर्क प्लेस क्या होता है अब हमें ये समझना है। देखिए वर्क प्लेस की डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सी है। अगर हम एम्प्लॉयर समझते हैं, एम्प्लॉय समझते हैं, तो वर्क प्लेस भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूं तो वर्क प्लेस की डेफिनेशन में वो जितनी भी जगह है जहां पे उस एग्रीव्ड विमेन ने काम किया था, कर रही है, वो वर्क प्लेस की कैटेगरी में आएगा। चाहे साथियों वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे कोई प्राइवेट जॉब हो, चाहे कोई प्राइवेट प्रेमाइसेस हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, या कोई भी स्पोर्ट्स या कुछ भी हो, आपका घर भी हो। बिकॉज हमने देखा था डोमेस्टिक वाले में कि अगर कोई महिला आपके घर पे काम कर रही है तो उसे भी इस एक्ट में हम इंक्लूड करेंगे। तो आपका ऑफिस चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, या फिर कोई भी घर हो, इसे भी हम वर्क प्लेस में इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट को और हम वर्क प्लेस में इंक्लूड करेंगे, समझना जरूरी है उसको भी। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने, कनेक्ट कीजिएगा इसको खुद के साथ, मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको किसी मीटिंग के लिए भेजा है कहीं दूसरी जगह पे, तो आप ये जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और वहां पे मीटिंग कर रहे हैं, तो अगर वहां पे भी आपके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो ये भी वर्क प्लेस की कैटेगरी में ही आता है। कोई एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता साहब ये जो भी एक्ट हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है वो मेरे प्रेमाइसेस में नहीं हुआ, दूसरे के प्रेमाइसेस में हुआ। भेजा तो आपने ही था ना, आपके ही काम से वो महिला गई थी। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। एनी प्राइवेट सेक्टर, कोई प्राइवेट सेक्टर हो तो वो भी इस कैटेगरी में इंक्लूड होगा। इसके अलावा हमारा कोई अस्पताल या नर्सिंग होम हो, कोई स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हो, कोई स्टेडियम हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, वो भी यहाँ इंक्लूड होगा। एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए समझिए हमने यही बात की थी। एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा आपका खुद का घर हो तो उसे भी हम वर्क प्लेस की कैटेगरी में यहां डालते हैं।
चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। यहाँ हमारी कुछ डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। चैप्टर 1 का जो सेक्शन 2 था बेसिकली वो हमें कुछ डेफिनेशंस बताता है, वो डेफिनेशंस हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन 3 पे। सेक्शन 2 हमने डेफिनेशंस कवर की हैं। डेफिनेशंस कवर करने के बाद हमें सेक्शन 3 देखना है। और साथियों सेक्शन 3 जो है वो हमें बताता है प्रिवेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न की रोकथाम। भाई डेफिनेशन हम समझ गए यहाँ तक कि परिभाषा क्या है, किसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड करें और किसे नहीं करें। लेकिन अब हमें इनको कंट्रोल भी तो करना है, प्रिवेंटेशन भी करना है, वो हमें सेक्शन 3 में बताया गया है। देखिए सेक्शन 3 क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका, दैट इज नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस। किसी भी वर्क प्लेस पे कोई भी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया जा सकता। सिंपल सा पॉइंट है, बहुत इजी समझ में आता है। द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस अमंग द circumstances if the occurs or is present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment। आगे जो लिखी हुई हैं कुछ पंक्तियां, कुछ बुलेट्स जो लिखे हुए हैं उन्हें भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। पहली बात तो यहाँ पर ये कि किसी भी प्रमाइसिस में ऐसी सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए कि महिला के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो। दूसरी बात ये कि निम्न पॉइंट जो हैं उन्हें भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट में डालते हैं। इम्प्लाइड और एक्सप्लाइड प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट। देखिए अचानक से कोई अगर आपका बॉस, आपका कोई एम्प्लॉय साथ वाला, एम्प्लॉय का मतलब यहाँ आपका नौकर नहीं, एम्प्लॉय मतलब आपके कोवर्कर्स, आपके कॉलीग्स, अचानक से आपको फेवर कर रहे हैं कि साहब हम आपको बड़ी पोस्ट दे देंगे या कुछ भी आपको फेवरेबल चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हो सकता है वो इस फेवर के अगेंस्ट में आपसे कुछ ना कुछ चाहते हो, इसे भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट में डालेंगे। इम्प्लाइड और एक्सप्लाइड थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। उसे न केवल उसके वर्तमान काम से हटाने की धमकी, बल्कि उसको भविष्य में जो काम मिल रहा है उससे भी हटवाने की अगर धमकी दी जाती है, थ्रेट दिया जाता है, एंड दैट इज इम्प्लाइड और एक्सप्लाइड, मतलब मौखिक भी हो सकता है या फिर इशारों में दिया जाए, तो इसे भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट ही मानते हुए यहाँ चलेंगे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए किसी भी वर्क प्लेस पे। इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटीमीडिएटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टिलिक वर्क एनवायरनमेंट फॉर हर। एम्प्लॉयर को ध्यान रखना चाहिए कि उसके प्रमाइसेस में ऐसी कोई भी हरकत, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो किसी महिला को काम करने से रोक रहा हो। ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए जिसके तहत महिला इजीली कंफर्टेबली काम नहीं कर पाए। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी। अगर उसकी हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं तो ये भी नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयर को इस चीज के बारे में ध्यान देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ दिस एक्ट। चलिए ये चीज हमने यहां तक समझी। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर 2 के बारे में। हमारा चैप्टर 1 जो है वो यहां कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ ऐसे पॉइंट्स भी नहीं है जो हमें याद रखने वाले हों। चैप्टर 1 की बात करूं तो एक सेक्शन 1 आता है जिसमें 3 सब पॉइंट्स हमने देखे। उसके बाद सेक्शन 2 आता है जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस देखी, एंड देन सेक्शन 3 आता है जिसमें हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में समझा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे, लेट्स मूव टू द चैप्टर 2 ऑफ दिस एक्ट। और चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में बात की गई है। देखिए इस पूरे एक्ट में हम 2 टाइप की कमिटीज के बारे में बात करेंगे। एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी और एक लोकल कंप्लेंट कमेटी होगी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का मतलब एक ऐसी कमेटी जो आपके प्रेमाइसेस के अंदर बनाई गई है। एक एम्प्लॉयर ने अपने ही ऑफिस में बनवाई है किसी भी रीजन से। बेसिकली रीजन तो कोई भी क्या होगा, मोटिव क्या होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए कमेटी बनाई गई है। That committee will be known as your internal constitution of internal complaints committee
और दूसरी तरफ लोकल कंप्लेंट कमेटी जो कि गवर्नमेंट ने बनवा के दी है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वगैरह ने उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बनवाई है लोकल कंप्लेंट कमेटी। और ये दोनों ही कमेटी अगर हम पढ़ते चलेंगे तो लगभग हमें सिमिलर नज़र आने वाली हैं। सेम प्रोस्पेक्टस होगा, सेम इसमें स्ट्रेटजीज होंगी, इसमें जो मेंबर्स होंगे वो भी लगभग हमें सेम जैसे ही नज़र आएंगे। पोजीशंस अलग हो सकती हैं और इन मेंबर्स का जो टेनओवर है 3 साल का वो भी लगभग हमें दोनों में एक जैसा ही देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 के। ये जो हम कमेटी बनाएंगे कंप्लेंट कमेटी, वो भी कौन सी कमेटी? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के साथ बाद में एक लोकल कंप्लेंट कमेटी के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में बात करते हैं। कंस्टिट्यूशन ऑफ योर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। एवरी एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्क प्लेस शैल बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग में ऑर्डर देगा, कंस्टिट्यूट अ कमेटी टू बी नोन एज द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। देखिए भाई यहां तक तो बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी ऑफिस का जो एम्प्लॉयर होगा, बहुत सिंपल सी बात है, कोई इफ एंड बट यहाँ पे नहीं है। जो एम्प्लॉयर होगा वो राइटिंग में ऑर्डर देगा कि यहाँ पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाए। और आप इसको समझ सकते हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी मतलब हम प्रेमाइसेस के अंदर की बात कर रहे हैं, और जब लोकल कंप्लेंट कमेटी के ऊपर आएंगे तब वहां पर देखेंगे वहां क्या डिस्कस करना है। फिलहाल इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के ऊपर फोकस रखें और राइटिंग में वो देगा कि ऐसे हमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करना है। Provided that where the office or administrative units of the workplace are located at different places or divisional or subdivisional level, the internal committee shall be constituted at all administrative units for or office. अब भाई देखो मेरी एक ब्रांच यहाँ पर है और मेरी एक ब्रांच दूसरे शहर में है। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो मुझे प्रत्येक के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करना पड़ेगा। यहाँ ये ज़्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है समझने के लिए हमारा। इंटरनल कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर। ध्यान रखिएगा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ मेंबर्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। और इन्हें नॉमिनेट कौन करेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कमेटी एम्प्लॉयर के लिखित अनुशंसा पे रिटन ऑर्डर पे पास बनी है, तो इस कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो भी एम्प्लॉयर के द्वारा ही नॉमिनेटेड किए जाएंगे। कौन कौन हो सकते हैं मेंबर्स, बात करते हैं एक एक करके। चलिए सबसे पहले मेंबर के बारे में बात कर लेते हैं। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा हु शैल बी अ विमेन एम्प्लॉयड एट अ सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉयज। ध्यान रखिए हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो एम्प्लॉयर होता है उसके राइटिंग ऑर्डर के बाद बननी यहाँ शुरू हुई है। इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे? नॉमिनेट किए जाएंगे एम्प्लॉयर के थ्रू। सबसे पहले एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जो एक विमेन होनी चाहिए। विमेन कौन सी? किसी को भी आप ले आओ ऐसा नहीं चलेगा, उस प्रमाइसिस में काम करने वाली विमेन होनी चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली विमेन होनी चाहिए। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रही तो उसी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ब्रांच की विमेन होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, इसका मतलब है कम से कम 2 और सदस्य होने चाहिए। नॉट लेस देन 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंगस्ट एम्प्लॉयज, जो वहां पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनमें से कम 2 सदस्य तो होने चाहिए। चलिए ये बात हमें यहां समझ में आती है। इसके बाद आगे बात करते हैं। 1 member from amongst non governmental organizations
or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issue relating to the sexual harassment. देखिए फ्रेंड्स, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बहुत सॉलिड कमेटी यहाँ हमारी बनती जा रही है। कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ काम कर रहे हैं उनमें से। इसके अलावा एक मेंबर ऐसा भी होना चाहिए जो बाहर से हो, नॉन गवर्नमेंटल मेंबर हो, जिसकी एक अच्छी पकड़ हो इन सभी मामलों के ऊपर, या जो महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा हो, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, उसे भी हमें यहाँ अपॉइंट करना है। प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स सो नॉमिनेटेड शैल बी विमेन। बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत ही ये ज़रूरी बात है कि यहाँ जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं, जितने भी मेंबर्स इस कमेटी में हम रखने वाले हैं, उसमें कम से कम 50% मेंबर्स जो होंगी वो महिलाएं होंगी। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, हम यहाँ महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के विमेन के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ काम किया जा रहा है, तो 50% तो कम से कम विमेन ही यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए, इंटरनल कमेटी के बारे में अगर अंतिम बात करें तो यहाँ हमें एक चीज समझ में आती है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड एवरी मेंबर्स, वो अपना पद कब तक संभाल सकते हैं? 3 साल तक, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। 3 साल तक वो अपना पद संभाल सकते हैं। इट मीन्स बहुत क्लियर बात है, अगर आपने एक बार इंटरनल कमेटी का गठन किया है तो इस इंटरनल कमेटी के जितने भी सदस्य हैं या फिर इस इंटरनल कमेटी का जो हेड है वो 3 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे और 3 साल बाद आपको इन्हें चेंज करना होगा। लेकिन क्या कोई व्यक्ति कंटिन्यूस 3 साल तक अपने पद पर बना रहे, ऐसा जरूरी है? एक ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में राइज होता है। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर कोई मेंबर या फिर वो जो हेड है उस कमेटी का, वो कोई भी अनलॉफुल काम करता है या फिर वो किसी भी एक ऐसे गैर कानूनी कामों में पकड़ा जाता है तो उसको पहले ही हटा दो, या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो क्वेश्चन ही अलग हो जाता है। बेसिकली 3 साल का इनका कार्यकाल हमें यहां देखने को मिलता है। ये साथियों हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी यहां कंप्लीट होती है। सिंपल सी बात थी। चैप्टर 2 पूरा इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के इर्द गिर्द घूमता है। कौन बनाता है? एम्प्लॉयर बनाता है। कितने सदस्य होने चाहिए? एक हेड होना चाहिए। 50% ऑफ द मेंबर्स विमेन होनी चाहिए। इनका टेनओवर जो है वो 3 साल का होता है। अगर पहले ही ये कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं या फिर ये खुद कोई हेरेसमेंट में पाए जाते हैं तो इन्हें अपने डेजिग्नेशन से हटा दिया जाता है। सिंपल सी बात है। अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जहां हमारी कंप्लीट होती है वहीं शुरू हो जाती है हमारी लोकल कंप्लेंट कमेटी, एंड दैट इज कवर्ड अंडर द चैप्टर 3 ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का जो चैप्टर 3 है इसमें हम लोकल कंप्लेंट कमेटी के बारे में बात करते हैं। और बेसिकली लोकल कंप्लेंट कमेटी जो होती है सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, नॉट ओनली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये अपने आप में गवर्नमेंट होती है। इसके बारे में हमें यहां डिस्कस करना है। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी ऑफिसर है, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर shall constitute in the district concerned a committee to be known as the local committee। जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ध्यान दीजिए, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में एक कमेटी बनाएंगे, लोकल कमेटी, टू रिसीव कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट where the internal committee has not been constituted due to having less than 10 workers if the complaint is assigned the employer himself। ध्यान दीजिए, समझिए इस बात को। यहां से हमें 2 चीजें समझने को मिलती हैं। सबसे पहले हमने बात की थी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में। साथियों, ये कंप्लेंट कमेटी बनाई क्यों जाती हैं? क्या लॉजिक है इनको बनाने के पीछे? ये कंप्लेंट कमेटियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो एग्रीव्ड विमेन है वो आके अपनी कंप्लेंट कर सके इजीली, उसे इधर उधर ना भागना पड़े। अब जब हमने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में बात की थी तो वहां पे एक कंडीशन और होती है कि जिस प्रमाइसिस में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 10 मेंबर हो, वहां पे ये कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी। कोई व्यक्ति अगर एक शॉप चलाता है, छोटी शॉप चलाता है, और वहां पे उसने किसी महिला को एज ए रिसेप्शनिस्ट हायर कर रखा हो, वहां पे केवल 3 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, तो वो कमेटी नहीं बनेगी।
और आपको क्या लगता है अगर कमेटी नहीं बनेगी तो क्या यहाँ कोई हैरेसमेंट नहीं होगा? और अगर हैरेसमेंट होगा तो कंप्लेंट भी होगी। अब ये महिला कहाँ जाएगी कंप्लेंट करने के लिए? तो बहुत लॉजिकल आंसर है, ये जो विमेन है अब जाएगी ये लोकल कंप्लेंट कमेटी में। जो कमेटी कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएगा कमेटी। बहुत सिंपल सी बात है साहब, ये कमेटी कौन बनाएगा? ये कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट पे, और इसे क्या कहा जाएगा? लोकल कमेटी के नाम से इसे जाना जाएगा। देखिए, द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शेल डेजिग्नेट वन नोडाल ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो एक नोडाल ऑफिसर को यहां डेजिग्नेशन पे रखेगा। वन नोडाल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका एंड तहसील इन रूरल, तालुका एंड तहसील इन रूरल और ट्राइबल एरिया एंड वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी इन द अर्बन एरिया। बहुत सिंपल सी बात है, एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा एक नोडल ऑफिसर को हम यहाँ नियुक्त करेंगे। हर ब्लॉक लेवल पर, हर तालुका लेवल पर, हर तहसील लेवल पर, नहीं छोड़ेंगे कहीं भी, कोई लेवल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वर्क प्लेस तो कहीं भी हो सकती है और हैरेसमेंट कहीं भी हो सकता है। तो हम ब्लॉक लेवल पर, तालुका लेवल पर, तहसील लेवल पर, अगर गांव की बात करें, अर्बन एरियाज की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, सॉरी, तो यहाँ पर, और अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, वार्ड वगैरह में हम ये चीज शामिल करेंगे। देखिए, लोकल कमेटी का जो ज्यूरिडिक्शन है, लोकल कमेटी कहां तक काम करेगी साहब? आपने लोकल कमेटी तो बना ली, लेकिन इसका क्षेत्राधिकार क्या है, कहां तक इसे काम करना है? तो ये जो लोकल कमेटी होगी ये उस जिले तक, इसका क्षेत्र उस जिले तक माना जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, उस क्षेत्र, उसका जो क्षेत्र होगा उसके जिले तक माना जाएगा। सेक्शन 7, कंपोजिशन, टेन्योवर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोकल कमेटी। ठीक वही बात जो हमने इंटरनल कमेटी में की थी। कुछ मेंबर्स होंगे, एक प्रेसिडेंट होगा, और इन मेंबर्स में कुछ महिलाएं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट जो है वो महिला होनी चाहिए, और इसके अलावा कुछ नॉन गवर्नमेंटल लोगों को भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे, और उनका जो टेन्योवर है वो 3 साल तक यहाँ रहने वाला है। अगर 3 साल के अंदर अंदर ये कोई बदमाशी करते पकड़े जाते हैं, या खुद हेरेसमेंट करते पकड़े जाते हैं, या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई भी और ऑफेंस करते हुए पकड़े जाते हैं, तो इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये सेम एप्लीकेबल हो जाता है लोकल कमेटी का, सॉरी, जो इंटरनल कमेटी था उसका लोकल कमेटी पे।